नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आईएएस पूजा के परिजनों की हाजिरी हुई है। ईडी दफ्तर वो पहुंची है। 2 महिला परिजन हैं जिन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया है। रांची क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। अभिषेक झा के परिवार से इन दोनों ही महिलाओं का संबंध है, लेकिन सवाल है कि आखिर ये घूंघट में जो दोनों महिलाएं इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये कौन है और किस तरह का संबंध अभिषेक झा से है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये दोनों ही महिलाएं अभिषेक झा की परिजन हैं और उनके परिवार से संबंध रखती है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, ये 2 महिलाएं जिन्हें हम इस वक्त देख पा रहे हैं, इन महिलाओं के संबंध में कुछ जानकारी दें। देखिए, जहां तक मैंने बात करने की कोशिश की, पूरी मीडिया वहां खड़ी थी और जैसे ही कैमरा उनके सामने उनके फेस पर लगा, उन्होंने अपने फेस को घूंघट से ढक लिया और तेजी से ईडी दफ्तर की ओर अंदर चली गई। हम लोग जानने की कोशिश की आखिर ये दोनों महिलाएं हैं कौन। तो पूरी छानबीन के पड़ताल के बाद पता चला कि जो परिजन है अभिषेक झा के उनके परिजन है, उनको ईडी दफ्तर ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और लगातार जिस तरह से अभिषेक झा को डिटेन कर ईडी दफ्तर में पूछताछ किया जा रहा है, सुमन सिंह को भी पूछताछ की जा रहा है, कहीं न कहीं इस कड़ी का जो जुड़ाव है इनके परिजन से भी है, क्योंकि डे 1 से जो लगातार छापामारी चल रही थी ईडी का, उनके पैतृक आवास मुजफ्फरपुर से लेकर या उनके और सगे संबंधी हैं सहरसा, सभी जगह इनकी पूछताछ लगातार हो रही थी। तो कहीं न कहीं इसका अंदाजा था कि ईडी इनके परिजनों को भी बुलाकर पूछताछ करेगी। निरंजन, इन दोनों ही महिलाओं से कब तक पूछताछ चली? ज्यादा देर तो नहीं पूछताछ चली, लेकिन 45 से 40 मिनट इन दोनों से पूछताछ किया गया है। और अभी कुछ देर पहले ये दोनों महिलाएं बाहर निकली है दफ्तर से और इनके साथ एक जेंट्स भी थे जिनके हाथ में एक थैला था और उस थैला में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे, तो दस्तावेज के साथ पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह दोनों महिलाओं को ईडी दफ्तर क्यों बुलाया गया है, क्या संबंध है। कहीं न कहीं जो कड़ी जुड़ते जा रही है, निश्चित तौर पर ये सब कड़ियां उसी का एक कड़ी है जो पिछले 2-3 दिनों से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निरंजन, तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी दफ्तर ये दोनों ही महिलाएं पहुंची हैं और इन दोनों से ही सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और ईडी की कार्रवाई पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल आईएएस पूजा सिंघल से भी पूछताछ की जाएगी। ईडी ने पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को नोटिस भी भेज दिया है। रांची स्थित ईडी दफ्तर में ही पूजा सिंघल से भी पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी कार्रवाई से जुड़ी हुई कल आईएएस पूजा सिंघल से भी पूछताछ की जाएगी। रांची स्थित ईडी दफ्तर में ही उन्हें भी बुलाया गया है और इस संबंध में उन्हें नोटिस भी भेज दिया गया है ताकि जल्द से जल्द उनसे पूछताछ की जा सके। और पूरे मामले पर दिल्ली से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शंकर आनंद। जांच एजेंसी ईडी की टीम कल एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाली है। कल यानी मंगलवार को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ की जाएगी। पूजा सिंघल से जो पूछताछ होगी वो रांची स्थित ईडी के दफ्तर में होगी। और जिस तरह से पूजा सिंघल पे कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिस तरह से पूजा सिंघल के पति पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी विस्तार से पूछताछ करेगी। और पूछताछ करने के लिए ईडी के द्वारा पूजा सिंघल को नोटिस भेजा गया है। ईडी के जो वरिष्ठ सूत्रों की अगर माने तो पूछताछ करके उसे ईडी स्थित जो ईडी रांची स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहां बुलाया गया है और वहां पर कल विस्तार से पूछताछ होगी। सुबह में तकरीबन 10 बजे पूजा सिंघल ईडी के दफ्तर पहुंचेगी। उसके बाद आगे पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। जिस तरह से बकायदा इस मामले में जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं, उसी इनपुट के आधार पर और अब जिस तरह से पिछले 2 दिन से लगातार उसके पति अभिषेक झा से पूछताछ की जा रही है, जिस तरह से इस मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार से पूछताछ की जा रही है, उसी पूछताछ के आधार पर जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, उसी के आधार पर ईडी ने पूजा सिंघल को नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में बुलाया है। निश्चित तौर पे जब पूछताछ की जाएगी, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये पूजा सिंघल। 2000 बैच की झारखंड काडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की नौकरी जितने साल की है उससे कहीं अधिक उनके साथ जुड़े विवाद भी हैं। सरकार किसी की भी हो, पूजा सिंघल सबकी चहेती रही है। करियर के शुरुआती दौर में ही जब पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थी तब वहां करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप उन पर लगा था। इसके अलावा उन पर कई और घोटाले के भी आरोप हैं। आइए आपको बताते हैं कि इतने विवादों में रहने वाली आखिर पूजा सिंघल है कौन। पूजा सिंघल पर लगातार अवैध तरीके से धन अर्जित करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति, अवैध खनन और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में की गई है। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है पूजा सिंघल। पूजा सिंघल झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। वो झारखंड कैडर की 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और झारखंड में पूर्व बीजेपी सरकार में भी अच्छे पदों पर रही हैं। वर्तमान हेमंत सरकार में भी वो अहम पदों पर काबिज हैं। फिलहाल वो झारखंड सरकार में माइनिंग सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं और सीएम हेमंत सोरेन की करीबी मानी जाती हैं। इसके अलावा उनके पास उद्योग सचिव का भी प्रभार है। साथ ही पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम यानी जेएसएमडीसी की चेयरमैन भी हैं। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार में वो कृषि सचिव के पद पर तैनात थी। पूजा मनरेगा घोटाले के वक्त खूंटी में डीसी पद पर तैनात थी। आईएएस पूजा सिंघल ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से हुई थी, जिनसे उन्होंने बाद में तलाक ले लिया, और अभिषेक झा से दूसरी शादी की। पूजा सिंघल की दूसरी ससुराल मुजफ्फरपुर में है। वो कोई मामूली आईएएस अधिकारी नहीं हैं। वो चाहे किसी पद पर रहें, हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। उन पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आईएएस पूजा सिंघल पर चतरा, खूंटी और पलामू जिले में उपायुक्त रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता के कई गंभीर आरोप लगे हैं। खूंटी में हुए मनरेगा में 18 करोड़ 6 लाख के घोटाले के वक्त पूजा सिंघल ही वहां की उपायुक्त थीं, जबकि चतरा में भी अगस्त 2007 से 2008 तक पूजा सिंघल उपायुक्त थीं और वहां भी उन पर गड़बड़ी के आरोप लगे। चतरा में नियमों के विरुद्ध जाकर एक एनजीओ को 6 करोड़ रुपए देने के भी आरोप लगे हैं, जबकि पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा सिंघल पर करीब 83 एकड़ जमीन एक निजी कंपनी को खनन के लिए ट्रांसफर करने के गंभीर आरोप लगे थे। इसके अलावा उनके दूसरे पति अभिषेक झा के अस्पताल और जांच घर पर भी सवाल हैं। कुछ दिनों पहले ईडी ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा था कि पूजा सिंघल के खिलाफ सभी मामलों की जांच एक साथ की जा रही है। पूजा सिंघल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करीबी मानी जाती हैं। आरोप ये भी हैं कि पूजा सिंघल ने सीएम हेमंत सोरेन, उनके भाई और करीबियों को कौड़ी के भाव में खान आवंटित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से ईडी की पूछताछ आज दूसरे दिन भी जारी है। अभिषेक झा सुबह 11 बजे रांची में ईडी के दफ्तर पहुंचे। दरअसल कल पूछताछ के दौरान अभिषेक झा कई सवालों का जवाब सही से नहीं दे सके थे, जिसके बाद आज फिर से उन्हें दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है। कल ईडी ऑफिस में अभिषेक झा से करीब 11 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ईडी की टीम ने पूछताछ के दौरान कई बैंकिंग लेन देन से जुड़े दस्तावेज, पिछले 5 सालों के दौरान आईटी रिटर्न से जुड़े दस्तावेज सहित कई अन्य चल अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज लेकर आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा पहुंचे हैं। और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का पल्स अस्पताल ईडी की जांच के दायरे में पूरे तरीके से आ चुका है। पल्स अस्पताल के निर्माण पर हुए निवेश के पहलुओं पर ईडी की जांच चल रही है। अस्पताल के निर्माण और संसाधनों की खरीद पर 110 करोड़ से अधिक खर्च की भी बात सामने आ रही। ऐसे में पल्स अस्पताल के भविष्य को लेकर संशय बरकरार है। साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पल्स अस्पताल में ताला लटकेगा। इन पहलुओं पर अधिक जानकारी दे रही हैं रांची से हमारी संवाददाता कोमल बहल।
तो ईडी की जांच के दायरे में अब पूरा पल्स अस्पताल आ गया है। माना जा रहा है कि अस्पताल के निर्माण में अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का निवेश किया गया है। ऐसे में ईडी की टीम पूजा सिंघल के पति और पल्स के एमडी अभिषेक झा से इन तमाम पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें मशीनों की खरीद में काफी अधिक खर्च हुआ है, जबकि कंपनी ने इस पर काफी कम खर्च दिखाया है। जिसके बाद ईडी ने अभिषेक झा से सारे कागजातों की मांग की है, जिस अस्पताल पर हुए खर्च का विवरण भी मिल सके। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में बिल्डिंग निर्माण करने वाली कंपनी से भी जानकारी जुटाई है। बता दें कि पल्स हॉस्पिटल पूरी ईडी की जांच का एक सेंटर पॉइंट बना रहा। यहाँ शुक्रवार और शनिवार 2 दिन तक ईडी की रेड चली थी। कई अहम दस्तावेज भी जो है वो ईडी को इसी अस्पताल से मिले थे। तो ऐसे में अस्पताल के निर्माण को लेकर के ये जो बातें सामने आ रही है, ये एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करती है और अस्पताल के भविष्य को लेकर के एक संशय भी बरकरार है कि आखिर पल्स अस्पताल में ताला लटकेगा या फिर कुछ दिन ईडी की निगरानी में ही अस्पताल का काम चलते रहेगा। कैमरा पर्सन कुमार संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और अभिषेक झा का नाम इन दिनों झारखंड में ही नहीं पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अभिषेक झा और आखिर वो चर्चा का केंद्र बिंदु क्यों बने हुए हैं। ये पल्स हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, जिसके मालिक अभिषेक झा आजकल ईडी के शिकंजे में हैं। उन पर आरोप है कि इन्होंने आय से अधिक संपत्ति बनाई है। अभिषेक झा आईएएस पूजा सिंघल के पति हैं। पूजा सिंघल से शादी के बाद अभिषेक झा ने रांची के बरियातू इलाके में आलीशान हॉस्पिटल भी बनाया है और यही हॉस्पिटल अब अभिषेक की परेशानी का सबब बन चुका है। अस्पताल निर्माण की लागत 100 करोड़ से ऊपर की आंकी जा रही है। इसी मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की। आइए आपको बताते हैं कौन है अभिषेक झा। झारखंड कैडर की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल के दूसरे पति हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। अभिषेक की कॉलेज की पढ़ाई जेवियर कॉलेज से हुई। ऑस्ट्रेलिया से एमबीए की पढ़ाई की। पिता की मदद से छोटे छोटे ठेका का काम करने लगे। अभिषेक के पिता कामेश्वर झा कल्याण विभाग में अधिकारी थे। काम के दौरान अभिषेक की मुलाकात पूजा सिंघल से हुई। अभिषेक पूजा सिंघल के पास बुके लेकर जाया करते थे। आईएएस पूजा सिंघल ने पहले पति से तलाक के बाद अभिषेक झा से शादी की। पूजा और अभिषेक की शादी दोनों परिवार की सहमति से हुई। अभिषेक अपने कॉलेज के दिनों में कहा करते थे कि वे लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। आईएएस से शादी के बाद उन्होंने काफी बड़ा किया भी, लेकिन इन दिनों अभिषेक ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और देखिए, दुमका से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जैक की 11वीं परीक्षा का मैथ्स का पेपर लीक हो गया है। परीक्षा से 12 घंटे पहले ये पेपर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर इसे अपलोड भी किया गया। 10:45 में दोपहर के 1 बजे तक ये परीक्षा चली। सोशल मीडिया पर सवालों का जवाब भी अपलोड किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी। जो मैथ्स का पेपर है जैक का, वो लीक हो गया सोशल मीडिया पर। ना सिर्फ प्रश्न बल्कि प्रश्नों के जवाब भी वायरल हुए हैं। जैक की 11वीं की परीक्षा का मैथ्स का पेपर लीक हो गया है। वहीं रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारियों ने शनिवार को एक दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से रोक दिया। इंडिगो ने इसका कारण बताया कि बच्चा विमान में यात्रा करने से घबरा रहा था और इस घटना के सामने आने के बाद जहां विमान नियामक डीजीसीए ने मामले में जांच शुरू कर दी है, वहीं केंद्र सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया। केंद्रीय नागर उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर ट्वीट भी किया और कहा कि पूरी जांच उनकी निगरानी में होगी। वहीं डीजीसीए ने भी इसे लेकर एक रिपोर्ट एयरलाइन में जमा करने को कहा है। बता दें कि शनिवार को एयरलाइन की रांची हैदराबाद उड़ान में चढ़ने से रोक दिया गया था, जिसके बाद उसके माता पिता ने भी विमान की यात्रा नहीं करने का फैसला किया। एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि नियामक ने इस मामले में इंडिगो से रिपोर्ट भी मांगी है। की घटना है। एक फैमिली अपने बच्चे को बोकारो से लेके आई थी और उनको हैदराबाद जाना था और बच्चा उनको बोर्डिंग कार्ड और व्हीलचेयर एयरलाइंस द्वारा प्रोवाइड की गई थी। बोर्डिंग के दौरान बच्चा काफ़ी एग्रेसिव था
तो इंडको वाले स्टाफ ने उनको बोला है कि आप बच्चे को शांत कर लें, लेकिन बच्चा शांत नहीं हुआ। और शायद फुटेज वगैरह देखी गई थी कि पेरेंट्स को खिला रहे थे और शायद माँ ने उसकी पिटाई भी की थी जिससे बच्चा शांत हो जाए, लेकिन बच्चा शांत नहीं हुआ। इंडको वालों ने उसको रिक्वेस्ट करी कि आप बच्चे को शांत कर लें, हम लास्ट में आपकी बोर्डिंग करा देंगे, लेकिन उसके बाद भी बच्चा शांत नहीं हुआ। तो उन्होंने हैदराबादी फ्लैट को जाने दिया गया और उनको पेरेंट्स को एक ऑप्शन दिया कि आप दूसरी फ्लैट से बाया पुणे आपको हम हैदराबाद भेज देते हैं। वहीं झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की ट्रिब्यूनल में बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी। बाबूलाल मरांडी के वकील ने फिर से एक बार शिकायत में 10 महीने का विलंब होने का हवाला देते हुए इस याचिका को रद्द करने की मांग की है। वहीं प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के वकील ने कहा कि संविधान में कहीं कोई समय का उल्लेख नहीं, जब इस मामले पर फैसला आएगा तब उनके सदस्य बनने की तारीख से ये लागू होगा। स्पीकर ने राजकुमार यादव, भूषण तिर्की, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की शिकायत को स्वीकार कर लिया है। अब आगे सिर्फ मेरिट पर सुनवाई की जाएगी। अब बाबूलाल मरांडी की सदस्यता रहने और नहीं रहने को लेकर भी सुनवाई होगी। सूत्रों की माने तो दल बदल मामले में बहुत जल्द फैसला आ सकता है। मान लीजिए किसी ने वोट किया पार्टी लाइन से अलग हटके, तो ठीक है, 15 दिन 1 महीना के अंदर उनके खिलाफ केस हो जाए। अब 10 महीना के बाद होगा, वो बेचारे भूल भी गए, वो समय भी बीत गया। इसलिए मेरा कहना है श्रीमान कि इसको कंसीडर किया जाए। और 10 महीना जो ये कह रहे हैं डिले, ना तो रूल्स में कोई प्रोविजन है, ना तो 10 शेड्यूल में कोई प्रोविजन है उसके बारे में। तो ये फिर ये जो है अपनी बातों को जो है घुमा घुमा के कहना चाहते हैं और मेरिट पे सुनवाई नहीं होने देना चाहते हैं। श्री सुमित गणोदिया एवं विद्वान अधिवक्ता श्री राजनंदन सहाय जी, आप दोनों द्वारा प्रपोज टिश्यू उपलब्ध कराया गया है, इस पर आगे की कार्रवाई ली जाएगी। और राजधानी रांची में किशोरों के टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सिर्फ 24% बच्चों को ही कोरोना का टीका दिया गया है। एक स्कूल में टीकाकरण को लेकर बच्चों से बात की हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। राजधानी रांची में स्कूल खुलने पर बच्चों में उत्साह तो बहुत है, पर राजधानी रांची ही एक ऐसा जिला है जो कोविड टीकाकरण के मामले में काफी पीछे चल रहा है। राज्य ने रांची जिला के लिए 1,40,818 बच्चों को कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था, पर अभी सिर्फ 34,211 बच्चे ऐसे हैं जिनको टीकाकरण दे दिया गया है। और इस बीच हम एक स्कूल में यहाँ मौजूद है जहाँ पर कम से कम 57 बच्चे हैं, और आइए इनसे ही बात करते हैं कि इनमें कितना कोविड और वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी है। स्कूल खुला है, बहुत खुशी हो रही होगी स्कूल खुलने से। यस मैम। है ना, कोविड टीका लिया है आपने? नो मैम। थोड़ी जानकारी है क्या है वैक्सीनेशन? यस मैम, यह हमें कोरोना से बचाता है। क्या नाम आपका? राहुल कुमार। बाबू, आपको कोई थोड़ा सा वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी? यस मैम, ये हमें कोरोना से बचाता है और ये हमें प्रतिरक्षा की तरह काम करता है। नो मैम। बचाव करना है ना? यस मैम। आइए इस बीच हम यहाँ के शिक्षक से भी बात करेंगे जो कोविड टीका को लेकर बच्चों को एक अवेयरनेस तो दे रहे हैं, बता रहे कि क्यों आखिर कोविड वैक्सीनेशन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। सर इधर आइएगा। कोविड वैक्सीनेशन में बहुत जरूरी है, बाहर निकल रहे हैं बच्चे तो कोविड वैक्सीनेशन भी जरूरी है। हाँ, ये वैक्सीन बहुत ही जरूरी है क्योंकि वैक्सीन एक ऐसा हमारे लिए एक शस्त्र है जिसके आधार पर अगर हम लोग कहें तो यदि हम लोग वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो हम स्वयं को तो सुरक्षित हो ही जाते हैं, साथ ही साथ जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ भी सुरक्षा की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो आपने सुना कि शिक्षक भी बता रहे कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। पूरे क्लासरूम में 57 बच्चे अभी मौजूद है और इनमें से मात्र 3 बच्चों ने अभी तक वैक्सीनेशन लिया है। यही वजह है कि रांची जो जिला है वो सबसे पीछे चल रहा है कोविड वैक्सीनेशन में, और सिमडेगा जिला है जो सबसे अभी हाईएस्ट चल रहा है। काफी ज्यादा बच्चे वहाँ पर हैं, किशोरी हैं जिनको टीका लग चुका है। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। वहीं चतरा के अति उग्रवाद प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड की 11 पंचायत में अब नक्सलियों की बंदूकें नहीं बल्कि स्कूल से आती बच्चों की आवाज गूंजती है। लेकिन इन बच्चों के लिए स्कूल में पानी के इंतजाम नहीं। ऐसे में ये बच्चे भीषण गर्मी में स्कूल के लिए अपने घरों से पानी ले जाने को मजबूर हैं। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सोवरन टाड़ में बच्चों के लिए मिड डे मील तो बनता है, लेकिन खाने के बाद पीने के पानी के लिए कोई इंतजाम नहीं। साल 2011 से ही स्कूल के छात्र 2 बूंद पानी
के लिए तरस रहे। बच्चे किताब कॉपी के साथ पानी की बोतल भी लेकर आने को मजबूर हैं। इधर डीसी ने जल्द ही डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड से स्कूलों में चापाकल लगवाने का भरोसा दिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।